नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की क्लास में हमने भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा पे चर्चा की थी। उनके गठन, उनके अधिकारों के बारे में आपको बताया था। हमने दोनों की शक्तियाँ भी देखी थी। तो अब बच्चों हम राज्यसभा और लोकसभा की तुलना और इनके पारस्परिक संबंध पर आज चर्चा करेंगे। इसके गठन, इसकी शक्तियों, इसके बारे में आपको पहले भी समझाया जा चुका है। तो अब इसके पारस्परिक संबंध को करने में आपको बहुत अधिक आसानी रहेगी। देखिए बच्चों, पहले भी आपको मैंने स्पष्ट कर दिया था, दोनों संसद के सदन हैं। अब इनके नामकरण के संबंध में देखिए बच्चों क्या अंतर है दोनों में। भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा को हम प्रथम, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन कहते हैं, लेकिन राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन और वरिष्ठ सदन कहा जाता है। सबसे पहला अंतर हो गया। दूसरा है बच्चों प्रतिनिधित्व के संबंध में। प्रतिनिधित्व का मतलब है कि वो किन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बेटा, लोकसभा जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, तो वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों अर्थात राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इस संबंध में हमें ये ध्यान देना है बच्चों कि जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ जो द्वितीय सदन होता है वो सभी राज्यों का समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि अमेरिका में है। लेकिन भारत में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर है, अतः भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्राप्त है। तीसरा अंतर है बच्चों सदस्य संख्या के संबंध में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है और वर्तमान में जो ये सदस्य संख्या है वो 545 है। राज्यसभा में संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, समाज सेवा, कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिए हुए माननीय सदस्य होते हैं, और 238 परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक है और संयुक्त बैठक में ये सदस्य संख्या ही लोकसभा की शक्ति का आधार बनती है, क्योंकि जब साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो वोटिंग होती है, तो ये संख्या बल लोकसभा के फेवर में रहता है। नेक्स्ट है बच्चों निर्वाचन के संबंध में। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर और प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके से होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। कार्यकाल के संबंध में आप जैसा जानते हैं बच्चों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको समय से पूर्व भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। तो ये तो अंतर हुआ बच्चों उसके संगठन के संबंध में। नेक्स्ट है बच्चों जो विधायी जो शक्तियाँ होती है व्यवस्थापन संबंधी, उसमें दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों साधारण विधेयक के संबंध में क्या अंतर है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में किसी में भी रखा जा सकता है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से पहले किसी में भी पेश किया गया हो। नियम ये है कि एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो कानून बनता है। अब देखिए बच्चों, अगर विधेयक किसी एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे सदन में गया और दोनों सदनों में उस विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस विधेयक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा की ही इच्छा अनुसार कार्य होने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से राज्यसभा को साधारण विधेयकों के संबंध में लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त होते हुए भी व्यवहार में उसकी स्थिति लोकसभा से बहुत निर्बल होती है। नेक्स्ट बच्चों संविधान संशोधन के संबंध में। संसद के दोनों सदनों को संविधान संबंध के संबंध में समान शक्ति प्रदान की गई है। किसी भी विधेयक में ये संविधान संशोधन विधेयक रखा जा सकता है।
उसको पारित होने के लिए आवश्यक है बच्चों की सदन के दोनों सदनों द्वारा अपने विशिष्ट बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा बच्चों कि अभी तक जितने भी संविधान संशोधन विधेयक थे वो लोकसभा में ही रखे गए हैं। केवल एक विधेयक था 40वां, उसको राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया। बाकी कोई भी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित संविधान संशोधन से रिलेटेड नहीं हुआ है। संविधान संशोधन के संबंध में समान शक्तियां हैं। 64वां संविधान संशोधन लोकसभा ने पारित कर दिया था, लेकिन राज्यसभा ने पारित नहीं किया, इसी वजह से वो पारित ही नहीं हो पाया। बाद में वही 73वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में सामने आया। फिर वित्तीय विधेयकों के संबंध में तो लोकसभा बहुत अधिक पावरफुल है, राज्यसभा की शक्ति नहीं के बराबर है बच्चों। कैसे, देखिए, सबसे पहली बात, वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है और लोकसभा से पारित होने के बाद भी राज्यसभा में अगर वो जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर उसको पारित कर देना पड़ता है, नहीं तो वो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। हाँ, राज्यसभा कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन वो मानना न मानना लोकसभा की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गए बच्चों व्यवस्थापन संबंधी। अब देखते हैं और क्या क्या हो सकता है अंतर, क्या क्या तुलना है दोनों में। तो वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में। संसदात्मक शासन है हमारे भारत में बच्चों, तो लोकप्रिय सदन जो है लोकसभा, उसमें जिस दल की मेजॉरिटी होती है वही सरकार बनाती है। तो जो मंत्रिमंडल है वो लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है, व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकली तो संसद के प्रति उत्तरदायी है। भारत में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में बहुत अधिक पावरफुल है। अब नेक्स्ट बच्चों, और कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहली बात तो दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। दोनों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों को प्राप्त है। एक सदन अभियोग लगाता है तो दूसरा उसकी जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से आवश्यक है। ये तो हो गई बच्चों तुलना। अब दो ऐसी विशिष्ट शक्तियां हैं जहां जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और राज्यसभा को। देखिए बच्चों कौन सी शक्तियां। सबसे पहली बात, चूंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित का कोई विषय है तो उस पर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाएगी। मतलब बिल्कुल साफ है बात बच्चों, राज्य सूची का क्या कोई ऐसा विषय जो राज्यसभा को ये लगता है कि राष्ट्रीय हित का है और उस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो अनुच्छेद 249 के अनुसार वह ऐसी घोषणा कर सकती है। ऐसी घोषणा लोकसभा के द्वारा नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का सदन है। दूसरा बच्चों, अनुच्छेद 312 इसके अनुसार उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव पास कर सकती है। तो ये पावर भी राज्यसभा के पास है। अब देखो बच्चों, हमने ये देख लिया, इससे स्पष्ट है कि राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को कम शक्तियाँ प्राप्त है। अब नेचुरली ऐसा होना स्वाभाविक है बच्चों, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त हो सकती है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए द्वितीय सदन को नहीं। संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यसभा की कल्पना प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी रूप में की गई थी, प्रतिद्वंदी सदन के रूप में नहीं। और हमारे भारत में राज्यसभा के द्वारा इसी आचरण को जो है अपनाया गया है। कई बार हो सकता है कुछ विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में सहयोगपूर्ण न रखे, कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोकसभा ने सदैव प्रथम सदन की भूमिका निभाई है और मतभेद होने के बाद भी राज्यसभा के कार्यकारण को सफल कहा जा सकता है। राज्यसभा लोकसभा पर एक नियंत्रणकारी सदन और शक्ति के रूप में कार्य करती है और इसी रूप में राज्यसभा की अपनी उपयोगिता है। चूँकि जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसी रूप में हमने जो है राज्यसभा को अपनाया है और राज्यसभा ने भारत के संदर्भ में अपनी
इस भूमिका का बहुत अच्छे से उनके द्वारा निर्वाह किया गया है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।